Hi again. I hope you are doing great. In this video, I am starting with chapter number 9. This is the first part of chapter number 9. So, without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल में बोला है कि मेन ऑब्जेक्ट होता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड टू डिटरमाइन द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। इसमें आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया है, जिसमें बोला है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। देन अक्यूज्ड को इनोसेंट माना जाता है अंटिल प्रोसिक्यूशन। ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ दो ही केसेस में एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा किसी भी केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। वो दो केसेस कौन से हैं? फ्रॉड और मेंसरिया का, और दूसरा जहां पर भी रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ नॉलेज की या फिर कंसेंट या कॉनिवेंस की। उसके बाद यहाँ पे केस लॉ का रेफरेंस दिया है, चेयरमैन सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड एंड अनदर। इसमें बोला कि पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाती है एज सुन एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एज कंटम्पलेटेड बाय द एक्ट और रेगुलेशन इज established and hence intention of the parties committing such violation become wholly irrelevant। तो पेनल्टी के केस में जैसे ही कॉन्ट्रावेंशन होता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का या फिर किसी भी रेगुलेशन का जो स्टैब्लिश करी गई है, वैसे ही पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाती है। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज जो है वो मैटर नहीं करता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल जो होता है पेक्यूनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी या डायरेक्टर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये सब मैटर नहीं करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको जो है फाइन या पेनल्टी का अमाउंट पे करना है, बिकॉज मिनिमम फाइन जो है वो स्टैट्यूट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर मिनिमम फाइन स्टैट्यूट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेक्यूनरी सर्कमस्टांसेस, सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल स्टेटस, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है वो मैटर नहीं करता, आपको उतना फाइन देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि डायरेक्टर और ऑफिसर अगर रिलीफ डिजर्व करते हैं, यहाँ पे रिलीफ का मतलब क्या है कि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फाइन से भी अगर कम फाइन वो लोग पे करना चाहते हैं, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फाइन से भी कम फाइन अगर वो लोग पे करना चाहते हैं तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के सामने अंडर सेक्शन नंबर 463। और कोर्ट जो कि ऑफेंस ट्राई कर रही है उसके लिए पॉसिबल है कि वो फाइन को रिड्यूस कर सकती है टू एन अमाउंट विच इज लेस देन द मिनिमम फाइन। इसके लिए क्या करना होगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट को सीकिंग नेसेसरी रिलीफ अंडर सेक्शन नंबर 463। तो ये सबसे पहला पॉइंट था ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल। इसके बाद में आता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग विद सिविल प्रोसीडिंग, यानी साइमल्टेनियसली अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रही है और सिविल प्रोसीडिंग भी चल रही है तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो इसमें बोला है सिविल प्रोसीडिंग के अंदर सिविल राइट आपके पास में होता है, और जो क्या होता है? अवार्ड ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेजेस। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में फाइन और इंप्रिजनमेंट या दोनों चीजें हो सकती है, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी। एमएस शेरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड अदर्स के केस में क्या बोला गया था कि क्रिमिनल मैटर्स को प्रेसिडेंस मिलेगा ओवर सिविल मैटर्स। सिविल सूट ड्रैग्स फॉर इयर्स एंड इट इज नॉट डिजायरेबल दैट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुड वेट टिल एवरीबडी हैज फॉरगेटन ऑल अबाउट द क्राइम। देन सिविल सूट्स शुड बी स्टेड टिल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैव फिनिश। तो सिविल सूट स्टे लग जाएगा सिविल सूट के ऊपर जब तक कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग फिनिश नहीं हो जाती है। उसके बाद एक और केस है इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अनदर। इसके अंदर ये बोला गया था कि सिविल केसेस के अंदर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस जरूरी होता है, क्रिमिनल केस में बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाए करता है एंड प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो आपको देना पड़ता है। नाइदर एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नॉर एनी लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन या लीगल प्रिंसिपल नहीं है कि फाइंडिंग्स जो रिकॉर्ड करी गई है इन वन प्रोसीडिंग में बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग इन अदर। ऐसा ना तो कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और ना ही कोई लीगल प्रिंसिपल है कि एक प्रोसीडिंग की फाइंडिंग्स को दूसरी के अंदर फाइनल और बाइंडिंग मान लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अनदर के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह हेल्ड करा था कि सिविल केसेस को डिसाइड करा जाता है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस के बेसिस पे, और क्रिमिनल केस जो है उसमें बर्डन लाई करता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर एंड प्रूफ करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन या लीगल प्रिंसिपल नहीं है कि फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड इन वन प्रोसीडिंग में बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग इन अदर। उसके बाद में आता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी। इसमें बोला है कि जो भी कोड के अंदर लिखा हुआ है नथिंग कंटेन्ड इन द कोड शेल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो अगर जस्टिस डिलीवर करने के लिए कोई ऑर्डर पास करना जरूरी है तो कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकती है, या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट प्रिवेंट करने के लिए अगर ऑर्डर पास करना जरूरी है तो ऑर्डर पास करा जा सकता है। ये उनके पास में इनहेरेंट पावर है, इस इनहेरेंट पावर को अफेक्ट नहीं करेगा
कोई भी दूसरी चीज जो कोर्ट के अंदर लिखी हुई है। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बोली है, वो ये बोला है कि अच्छा, वो कौन से केस में बोला उन्होंने, के वेलुसामी वर्सेस एन पलानीसामी, ठीक है, के वेलुसामी वर्सेस एन पलानीसामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पावर है, इनहेरेंट पावर, ये सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं है, यानी ये जो हम सेक्शन नंबर 151 की बात कर रहे हैं ऑफ सीपीसी, ये सेक्शन नंबर 151 एक सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ मेयरली रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्या चीज रिकॉग्नाइज कर रहा है? डिस्क्रिशनरी पावर जो कि इनहेरेंट है इन एवरी कोर्ट फॉर रेंडरिंग द जस्टिस। उसके बाद में बोला इफ कोर्ट डज नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कवर एनी पर्टिकुलर प्रोसीजरल एस्पेक्ट, अगर कोड में कोई भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कवर नहीं है, तो ही इनहेरेंट पावर जो है उसका यूज करा जा सकता है टू डील विद सच सिचुएशन और एस्पेक्ट इफ एंड्स ऑफ जस्टिस वारंटेड। तो अगर कोई चीज कोड के अंदर स्पेसिफिकली लिखी गई है कि इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वही प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा। कोर्ट से बियॉन्ड जाकर के कोर्ट जो है, ठीक है, कोड से बियॉन्ड जाकर के कोर्ट जो है वो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सी में बोला है कोर्ट हैज नो पावर टू डू दैट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कोड। कोड अपना इनहेरेंट पावर जो है उसको यूज करके ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती है, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ और कोड। देन इफ कोर्ट कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और एस्पेक्ट, अगर कोर्ट के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं कि किस तरीके से डील करना है विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और एस्पेक्ट, तो इनहेरेंट पावर कैन नॉट बी इन्वोक्ड। देन फोर्थ पॉइंट में बोला इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू द पावर्स विच आर स्पेसिफिकली कन्फर्ड बाय द कोर्ट, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है टू द पावर्स स्पेसिफिकली कन्फर्ड। देन ई वाला पॉइंट में वाइल एक्सरसाइजिंग द इनहेरेंट पावर द कोर्ट विल बी डबली कॉशियस, जब भी कोर्ट एक्सरसाइज करेगी तो उसको कॉशियस रहना है। एंड देन उसके बाद लास्ट, पावर अंडर सेक्शन नंबर 151 विल हैव टू बी यूज्ड विद सर्कमस्पेक्शन एंड केयर व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन द कोर्ट गवर्निंग द मैटर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सेक्शन नंबर 151 के रिस्पेक्ट में। सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी बात करता है कि कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर है, ठीक है, ऑर्डर्स पास करने की, अगर वो जरूरी है फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप बताया था? के वेलुसामी वर्सेस एन पलानीसामी। इसमें कितने पॉइंट्स दिए? 6 पॉइंट्स दिए। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? ये सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है डिस्क्रिशनरी पावर जो कि इनहेरेंट इन एवरी कोर्ट फॉर रेंडरिंग द जस्टिस। उसके बाद कोर्ट डज नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कवर एनी पर्टिकुलर प्रोसीजरल एस्पेक्ट, तो ही इनहेरेंट पावर का यूज करा जा सकता है टू डील विद सच सिचुएशन और एस्पेक्ट इफ एंड्स ऑफ जस्टिस वारंटेड। थर्ड में बोला कोर्ट हैज नो पावर टू डू दैट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कोड, अगर कोर्ट के अंदर प्रोविजन है टू डील विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और एस्पेक्ट, तो इनहेरेंट पावर आप इन्वोक नहीं कर सकते। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू द पावर्स व्हिच आर स्पेसिफिकली conferred while exercising the inherent power, court will be doubly cautious, और power under section number 151 will have to be used with circumspection and care when there is no provision in the code governing the matter। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंपनी प्रोसिक्यूटर में क्या अंतर होता है? तो सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है पर्सन शेल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years। तो ये आपको चीज याद रखनी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल प्रोसिक्यूटर तभी बन सकते हैं जब आप प्रैक्टिस में रहे हो एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years, यानी एटलीस्ट 7 years। देन सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for at least 10 years as a special public prosecutor। जो भी आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, इसीलिए कैन नॉट बी अलाउड टू बी कंट्रोल्ड किसके द्वारा? बाय द एडमिनिस्ट्रेशन या इन एनी अदर मैनर, यानी हम अलाउ नहीं कर सकते कि उसका कंट्रोल करा जाए इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इन एनी अदर मैनर बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद when ROC or any other person duly authorized or entitled to file a complaint, ठीक है, for any offense files a complaint, prosecution is conducted in trial court by a special category of officers जिनको क्या बोला जाता है? कंपनी प्रोसिक्यूटर्स। तो जब भी ROC या कोई भी दूसरा पर्सन जिसको ड्यूली ऑथराइज करा गया, एंटाइटल करा गया कंप्लेंट फाइल करने के लिए फॉर एनी ऑफेंस, कंप्लेंट फाइल करता है तो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करा जाएगा ट्रायल कोर्ट में बाय स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफिसर जिनको आप क्या बोलते हो? कंपनी प्रोसिक्यूटर्स। ऑल द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन नंबर 24 ऑफ सीआरपीसी जो है वो कंपनी प्रोसिक्यूटर्स को भी मिली हुई है। तो सारे पावर्स और प्रिविलेजेस जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होते हैं वो कंपनी प्रोसिक्यूटर्स के पास भी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 443 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है 443 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सीजी में अपॉइंट जनरली फॉर एनी केस और स्पेशल क्लास ऑफ केसेस वन और मोर पर्संस एज कंपनी प्रोसिक्यूटर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ prosecution
443 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला सीजी जो है वो अपॉइंट कर सकता है जनरली फॉर एनी केस और स्पेशल क्लास ऑफ केसेस one or more person as company prosecutor for the conduct of prosecution. Then company prosecutor shall have all the powers and privilege which are conferred by code on the public prosecutor under section number 24. ये चीज आपको याद रखनी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विस कंपनी प्रोसिक्यूटर के टॉपिक के अंदर। इसके बाद इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। उसमें बोला है कि फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, सेक्शन नंबर 28 एंड 29 ऑफ सीआरपीसी। इसमें बोला है जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1 है और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो अवॉर्ड कर सकता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू ₹10,000 और बोथ। चीफ जुडिशियल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो अवॉर्ड कर सकता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 इयर्स एंड और फाइन, फॉर फाइन नो अपर लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो अवॉर्ड कर सकता है इंप्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स एंड और फाइन, अगेन फाइन के लिए कोई अपर लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है वो अवॉर्ड कर सकते हैं सेंटेंस व्हिच आर ऑथराइज्ड बाय अ सब्सटेंटिव लॉ। सेंटेंस ऑफ डेथ शुड बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। तो अगर उनको सेंटेंस ऑफ डेथ पास करना है तो उनको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से। उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है टू अवॉर्ड एनी सेंटेंस एज ऑथराइज्ड बाय अ सब्सटेंटिव लॉ। कोई सा भी जो सेंटेंस है वो अवॉर्ड कर सकते हैं जैसा कि सब्सटेंटिव लॉ ने ऑथराइज करा हो। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे पैराग्राफ लिखा है जिसमें बोला है कि सेक्शन नंबर 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट करता है ऑफेंसेस दैट आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और मोर, और बोला गया जो भी ये होंगे शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड और डेजिग्नेटेड एज स्टेटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 435 एंड जितने भी दूसरे ऑफेंसेस होंगे वो ट्राई करे जाएंगे बाय द स्पेशल कोर्ट व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड और डेजिग्नेटेड अंडर 435 2B दैट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो वहां पे सीआरपीसी के अंदर जो भी चीजें लिखी है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है। वहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी केस हुआ तो स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करेगी, ऑफेंस को ट्राई करेगी। कहां लिखा हुआ है 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर के अंदर। इसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है कि कोर्ट का मतलब क्या होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 29 या क्लॉज 29। इसमें पहले बोला हुआ है हाई कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू प्लेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड इज सिचुएट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट टू विच जुरिसडिक्शन हैज बीन कन्फर्ड ऑन एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट अंडर सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब इसके नीचे वाला जो पॉइंट है। ठीक है, तो सब क्लॉज सेकंड। देन उसके बाद कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द jurisdiction which is conferred upon the high court within the scope of its jurisdiction in respect of company whose registered office is situate. Then third, court means court of session. Fourth, court means special court established under section number 435 and fifth, court का मतलब है metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class having jurisdiction to try any offense under this act और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इसको लेकर के भी एक बार डेफिनेशन पूछी हुई है कि कोर्ट का मतलब क्या होता है। कोर्ट का मतलब होता है सबसे पहले हाई कोर्ट जिसका जुरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ प्लेस एट विच आरओ ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड इज सिचुएट एक्सेप्ट to the extent to which jurisdiction has been conferred on any district court या district court which is subordinate to the high court अंडर सब क्लॉज सेकंड। देन कोर्ट का मतलब होता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पे सीजी ने एम्पावर करा हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द जुरिसडिक्शन व्हिच इज कन्फर्ड अपॉन हाई कोर्ट विद इन स्कोप ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज हुज आरओ ऑफिस यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस इज situated। कोर्ट का मतलब देन कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट का मतलब स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 435 एंड कोर्ट मींस एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग jurisdiction टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद में दिया है सेक्शन नंबर 435 जिसमें बोला है सीजी जो है वो नोटिफिकेशन से स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। स्पेशल कोर्ट जो है इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, और ये लोग इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं ऑफ 2 इयर्स और मोर। यानी कौन से केसेस ट्राई करेंगे, बेसिकली इम्प्रिजनमेंट जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की इन्वॉल्व है, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर एनी अदर ऑफेंसेस। उसके बाद में इसमें बोला है इनको अपॉइंट करा जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिस्कशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद इन हुज जुरिसडिक्शन जज टू बी अपॉइंटेड इज वर्किंग। तो ये चीज आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 435 के अंदर की स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करी जा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट जो है वो कंसिस्ट होगी ऑफ अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज किन ऑफेंसेस के लिए जिसमें इंप्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा की देनी है, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास फॉर अदर ऑफेंसेस, और इनको अपॉइंट करा जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिस्कशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जिनके जुरिसडिक्शन में जज जिसको आप अपॉइंट करने वाले हो वो काम कर रहा है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 436 सबसेक्शन 1 इसमें दिया है जिसमें बोला है सारे के सारे ऑफेंसेस अंडर सेक्शन नंबर 435 सबसेक्शन 1 वो स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी कौन से एरिया की, जिस एरिया में कंपनी का आरओ सिचुएटेड है, और अगर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो फिर वो स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी जिसको कि स्पेसिफाई
स्पेसिफाई कौन करेगा? हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा। देन उसके बाद में पर्सन अक्यूज फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट, तो डिटेंशन उसका ऑर्डर करा जा सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है डिटेंशन फॉर 15 डेज मैक्सिमम, और जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो कर सकता है 7 डेज के लिए इन होल। देन उसके बाद में मतलब मैक्सिमम डिटेंशन कितने दिन का हो सकता है? बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 15 डेज एंड बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 7 डेज। उसके बाद प्रोवाइजो में बोला है कि मैजिस्ट्रेट जो है अगर उसको लगता है कि डिटेंशन अननेसेसरी है तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा किसके सामने? स्पेशल कोर्ट के सामने, वो पर्सन को सीधे फॉरवर्ड कर देगा टू द स्पेशल कोर्ट। देन स्पेशल कोर्ट को लगता है कि पर्सन फॉरवर्डेड, जो मतलब स्पेशल कोर्ट जो है, जो भी पर्सन उसके सामने आया है, जो भी पर्सन उसको फॉरवर्ड करा गया है, ठीक है, उसको लेकर के स्पेशल कोर्ट के पास में सेम पावर्स होगी एज ऑफ द मैजिस्ट्रेट। स्पेशल कोर्ट पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकती है विथआउट कमिटिंग द अक्यूज टू ट्रायल, यानी कि अगर स्पेशल कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेना है तो वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट मे अपॉन पर्सुअल ऑफ द पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और अपॉन अ कंप्लेंट इन दैट बिहाफ टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल, यानी सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है विदाउट ट्रायल। उसके बाद ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ या इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स का अगर केस है तो टोटल पीरियड जो डिटेंशन का हो सकता है वो 90 डेज हो सकता है, और बाकी सारे ऑफेंसेस में जो टोटल पीरियड डिटेंशन का हो सकता है वो 60 डेज हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एट अ टाइम मैक्सिमम डिटेंशन जो है वो आप 15 दिन से ज्यादा का नहीं कर सकते, और एवरी टाइम पुलिस रिक्वायर्स द कस्टडी, आपको सामने जो भी अक्यूज है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन टोटल 90 डेज फॉर द ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग डेथ, लाइफ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, इसमें टोटल पीरियड है डिटेंशन का 90 डेज। दूसरे ऑफेंसेस के केस में है 60 डेज। बट एक बार में मैक्सिमम कितने दिन का डिटेंशन ऑर्डर करा जा सकता है? 15 दिन का। और हर बार जब आपको कस्टडी चाहिए, आपको जो भी अक्यूज है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद 436 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि स्पेशल कोर्ट में ट्राई एन ऑफेंस अदर देन दी ऑफेंस जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर कमिट करा गया व्हेन ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट। तो क्या बोला यहां पर कि स्पेशल कोर्ट ट्राई कर सकती है कोई भी ऑफेंस को अदर देन अंडर कंपनीज एक्ट व्हेन ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट। एग्जांपल, कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंटायर ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। इसका एग्जांपल है कि अगर कंपनी ने भी कुछ गलत काम करा है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने भी करा है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के खिलाफ हम आईपीसी वगैरह में जो भी चलेगा, ठीक है, गलत चीज करने के लिए ट्रायल वगैरह, वो हम स्पेशल कोर्ट के सामने ही वो करा जा सकता है। वो जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें करने की अलग से जरूरत नहीं है। साथ में ही क्या ये दोनों चीजें हो सकती है? द आंसर इज यस, एंटायर ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। देन उसके बाद में अक्यूज्ड में अंडर सीआरपीसी भी चार्ज एट सेम ट्रायल, यानी कि ये जो बोला है कि स्पेशल कोर्ट में ट्राई एन ऑफेंस, यहाँ पे इस ऑफेंस वर्ड का मतलब क्या है कि अक्यूज को आप सीआरपीसी के अंदर चार्ज कर सकते हो एट द सेम ट्रायल। तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी कर रहे हैं और सीआरपीसी के अंदर भी कर रहे हैं, और ट्रायल जो है वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट के सामने ही चल रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 436 सबसेक्शन 3 के अंदर बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, जो भी स्पेशल कोर्ट है वो क्या कर सकती है? ऑफेंस ट्राई कर सकती है समरली, ठीक है, विच इज पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो जितने भी ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविजन है वो है 3 साल तक का, अप टू 3 ईयर्स का, उसको आप क्या कर सकते हो? समरली ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल, सेक्शन नंबर 186 जो LIGS का सेक्शन है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी का। तो कौन से केसेस समरली ट्राई कर सकते हैं? जिसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो नॉट मोर देन 3 ईयर्स है, अप टू 3 ईयर्स है। उसके बाद बोला है कि अगर आपने समरी वे में ट्राई करा किसी भी ऑफेंस को, तो उस ऑफेंस में आप मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट दे सकते हो फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। देन उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो अंडर 436 सबसेक्शन 3 में लिखा है समरी ट्रायल टू रेगुलर ट्रायल करा जा सकता है अंडर 2 केसेस, यानी समरी ट्रायल को हम रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर देंगे 2 केसेस में। पहला, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म मोर देन 1 ईयर मे हैव टू बी पास्ड, ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें 1 साल से ज्यादा की सजा जो है वो देनी पड़ेगी। और दूसरा, अनडिजायरेबल टू ट्राई द केस समरली, जो भी स्पेशल कोर्ट है उसको लग रहा है कि समरली ट्राई हमको नहीं करना चाहिए, तो उस केसेस में समरी ट्रायल को रेगुलर ट्रायल में बदला जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप पार्टीज ऑन रिकॉर्ड को सुन लो, ओनली आफ्टर हियरिंग पार्टीज ऑन रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तभी पॉसिबल है जब आप पार्टीज ऑन रिकॉर्ड को सुनो, ठीक है। तो ये एक चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है टॉपिक सम्मन्स का। तो सम्मन्स के टॉपिक में बोले कि अथॉरिटेटिव कॉल होता है ये अपेयर होने का सामने कोर्ट के। देन सम्मन केस जो इसका मतलब होता है जो वारंट केस नहीं है, यानी जिसमें इंप्रिजनमेंट होती है फॉर टर्म अप टू 2 ईयर्स। वारंट केस का मतलब है ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म मोर देन 2 ईयर्स। सम्मन केस नॉट सो सीरियस, वारंट केस सीरियस नेचर के होते हैं। सम्मन केस में सम्मन इज इशूड, वारंट केस में वारंट इज इशूड फॉर द अरेस्ट, और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है विद इन 24 आवर्स।
उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन विथ या विथआउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो इसमें बोला है सेक्शन नंबर 156 ऑफ सीआरपीसी, पुलिस ऑफिसर जो है वो विथआउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी कॉग्निजेबल केस को। 156 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर का जो भी ये एक्ट होगा कि उसने बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर लिया, इस पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाया जा सकता। 202 ऑफ सीआरपीसी में बोला है मैजिस्ट्रेट के पास पावर है टू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर। उसके बाद अंडर द कंपनीज एक्ट नॉट पॉसिबल, यानी ये जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं ऊपर जो हमने तीनों चीजें पढ़ी है पॉसिबल नहीं है कंपनीज एक्ट में। इवन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी क्या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का भी कॉग्निजेंस लेने के लिए कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी कॉग्निजेंस लेना है तो ये कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट, उसके बिना नहीं लिया जा सकता है कॉग्निजेंस, इसलिए ये कंपनीज एक्ट में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर कंप्लेंट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इंक्लूड्स एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, अगर कंप्लेंट जो फाइल करी गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसमें आईपीसी का ऑफेंस भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्ट कर सकता है अंडर सीआरपीसी। दो कॉग्निजेंस तभी ले सकते हैं जब कंप्लेंट फाइल करी जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट। लेकिन अगर आईपीसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, अगर आईपीसी में भी कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी हुआ है और आईपीसी में भी हुआ है, तो आईपीसी वाला केस अगर आ जाता है तो जो भी कंप्लेंट फाइल करेगा पीओ विथ रिस्पेक्ट टू दैट, वहां पर पीओ जो है वो क्या कर सकता है? एक्ट कर सकता है अंडर सीआरपीसी, यानी एक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन नंबर 156 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकता है। देन उसके बाद सर्विस ऑफ सम्मन वाला पॉइंट है, इसमें बोला है सेक्शन नंबर 63 के अंदर की जो सर्विस है वो करना होता है, किसको सर्विस करनी होती है सम्मन की? जो भी सेक्रेटरी है या फिर जो भी लोकल मैनेजर है, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है कॉर्पोरेशन का, या बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, या बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो किस किस को हम दे सकते हैं सम्मन? सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, ठीक है, किसी भी दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर को, देन बाय लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी चीफ ऑफिसर है, या फिर चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेशन का जो इंडिया में है उसको। इन दोनों को कैसे दे सकते हैं? बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। देन सर्विस इफेक्टेड कब माना जाएगा? जब लेटर अराइव हो जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स में। कब सर्विस इफेक्टेड मानी जाएगी? जब लेटर अराइव हो जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स में। उसके बाद ये सर्व करा जाना है ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो फ्रॉम द आरओसी रिकॉर्ड्स। तो कहां पे सर्व करना है सम्मन हमको? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑफ द कंपनी। इसको लेकर के केस है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंद कन्हैयालाल पटेल वर्सेस स्वरूप श्रीयान प्राइवेट लिमिटेड। मुकुंद कन्हैयालाल पटेल वर्सेस स्वरूप श्रीयान प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बोला है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी जो है वो इंटीमेशन देता है, ठीक है, आरओसी को अंडर सेक्शन नंबर 146 विथ रिस्पेक्ट टू दी चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। आरओसी ने वो जो चेंज हुआ है उसको अभी रिकॉर्ड में नहीं लिया है, तो कोई भी सर्विस अगर आप करते हो चेंज ऑफिस पे, ये अमाउंट टू सर्विस नहीं माना जाएगा, यानी ये प्रॉपर सर्विस ऑफ सम्मन नहीं माना जाएगा। आपको जो आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहीं पे क्या करना है? सम्मन इशू करना है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है, आपने आरओसी को इंटीमेशन दिया है, बट आरओसी ने अभी तक उस इंटीमेशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया है, और जो भी नया ऑफिस है उस पे सम्मन सर्व करा जाता है, तो वो वैलिड सर्विस ऑफ सम्मन नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में पॉइंट आता है डिस्पेंसिंग विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड या कंप्लेनेंट। तो इसमें बोला गया है कि क्यों पर्सनल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है? फॉर द पर्पस ऑफ फेयर ट्रायल। मेन रीजन होता है कि ट्रायल शुडंट बी कंडक्टेड एक्स पार्टी, यानी एक ही पार्टी के प्रेजेंस में ट्रायल ना कंडक्ट करा जाए। देन प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 205 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ये लिखा है कि मैजिस्ट्रेट अगर इशू करता है सम्मन, तो वो क्या कर सकता है? वो इफ ही सीज रीजन सो टू डू डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर सकता है, और परमिट कर सकता है अक्यूज्ड को टू अपेयर बाय हिज प्लीडर। और प्लीडर जो है वो प्लीड कर सकता है गिल्टी टू द चार्ज, या फिर आंसर दे सकता है टू द स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस। तो प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 205 ऑफ सीआरपीसी में क्या लिखा है कि मैजिस्ट्रेट सम्मन इशू करता है, और अगर उसको लगता है कि यार जरूरत नहीं है पर्सनल अटेंडेंस के ऑफ द अक्यूज, तो वो अलाउ कर सकता है अक्यूज को कि वो अपने प्लीडर के थ्रू जो है क्या कर सकता है, मतलब अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है, और प्लीडर जो है वो या तो गिल्टी प्ली कर देगा टू द चार्ज, या फिर मेक एन आंसर टू द स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस। उसके बाद प्रोवाइजो अंडर सेक्शन नंबर 256 ऑफ सीआरपीसी
सीआरपीसी जो इसमें बोला है कि वेयर द कंप्लेनेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लेनेंट, अक्यूज की बात हमने कर ली है, कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जहां पे भी कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, प्लीडर या फिर ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, और वेयर द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी, मैजिस्ट्रेट डिस्पेंस कर सकता है विद द अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसीड विद द केस, और केस के साथ प्रोसीड करा जा सकता है। 439 सबसेक्शन 3 में लिखा है कंप्लेनेंट अगर आरओसी है या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये लोग पर्सनल अटेंडेंस जो इनकी नहीं होती है, तो ऑब्वियसली दे मतलब आज दी कोर्ट या कंसर्न्ड अथॉरिटी की हमारा जो पर्सनल प्रेजेंस है उसको क्या कर दिया जाए, डिस्पेंस कर दिया जाए। तो पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट बिफोर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस, इट इज नॉट नेसेसरी अनलेस द कोर्ट रिक्वायर्स। अगर कंप्लेनेंट आरओसी या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पर्सनल अटेंडेंस कंप्लेनेंट का बिफोर द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस इज नॉट नेसेसरी, जब तक कि कोर्ट को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, डिस्पेंसिंग विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट। इसके बाद इसमें एक केस लॉ है, भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड एंड अदर्स। भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें यह बोला हुआ है कि पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड, यानी कि मैजिस्ट्रेट के पास में पावर है और जुडिशियल डिस्क्रिशन है कि वो डिस्पेंस कर सकता है विद द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड आइदर थ्रू आउट और एट एनी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सच प्रोसीडिंग, कि आपको पूरी ही प्रोसीडिंग में आने की जरूरत नहीं है, पर्सनली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी स्टेज पर आपको जो है प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो आइदर थ्रू आउट और एट एनी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सच प्रोसीडिंग इन अ सम्मन केस, सम्मन केस में वो ऐसा कर सकता है अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इंसिस्टेंस ऑफ द पर्सनल प्रेजेंस वुड इटसेल्फ इन्फ्लिक्ट एनॉर्मस सफरिंग और ट्रिब्यूलेशंस टू द अक्यूज्ड, यानी कि उसको पर्सनली बुलाना यहां पर उसको क्या करेगा, सफरिंग कॉज करेगा, इसीलिए मैजिस्ट्रेट जो है वो सम्मन्स केस में क्या कर सकता है, जो भी पर्सनल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है उसको डिस्पेंस कर सकता है, और ये मैजिस्ट्रेट की पावर है, उसका जुडिशियल डिस्क्रिशन है। ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड एंड अदर्स के केस के अंदर। उसके बाद नोटिस टू द अक्यूज वाला पॉइंट है, इसमें बोला है सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी, इसमें ये लिखा है कि सम्मन्स केस अगर है और अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज अक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू हिम, आप उसको बताओगे कि वो किस ऑफेंस का गिल्टी है, वो पर्टिकुलर्स आप उसको स्टेट करोगे, एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक, और उससे पूछा जाएगा कि वो गिल्टी प्ली कर रहा है या उसके पास में कुछ ना कुछ डिफेंस है टू मेक, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, ठीक है, आपको फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सम्मन्स केस में पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ सम्मन्स केस में ही पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ सम्मन्स केस में ही पॉसिबल है। उसके बाद यहां पर ये लिखा है कि आप डिस्पेंस नहीं कर सकते हो विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट से आप डिस्पेंस नहीं कर सकते। जब आपके सामने अक्यूज्ड आएगा तो आपको उसको पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज अक्यूज्ड वो स्टेट करने ही करने है। किस चीज से हम डिस्पेंस कर सकते हैं कि आपको फॉर्मल चार्ज जो है वो फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। देन पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग द अक्यूज क्या होता है, टू अपराइज हिम ऑफ द चार्ज, एक तो उसको जो भी चार्ज लगा है उसके ऊपर उससे अवेयर करवा देना, एंड टू मेक हिम नो द ऑफेंस और फैक्ट्स, और जो भी ऑफेंस और फैक्ट्स वगैरह है वो उसको बताना। तो यही पर्पस है क्वेश्चनिंग का, तो ये आपको याद रखना है नोटिस टू द अक्यूज के अंदर। और सम्मन्स केस में ही आपको जो है फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वारंट केस में आपको फॉर्मल चार्ज जो है वो फ्रेम करना होता है। उसके बाद इसमें बोला है इफेक्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट, सेक्शन नंबर 465, इसमें बोला है वेयर देयर इज एनी एरर या ओमिशन या इरेगुलरिटी, अगर कोई भी एरर ओमिशन या इरेगुलरिटी है तो कंप्लेंट सम्मन वारंट प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जजमेंट और अदर प्रोसीडिंग इन अ ट्रायल और इन कमेंसिंग अ प्रोसिक्यूशन, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एरर ओमिशन या इरेगुलरिटी है किसमें, कंप्लेंट सम्मन वारंट प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जजमेंट और अदर प्रोसीडिंग इन अ ट्रायल और इन कमेंसिंग अ प्रोसिक्यूशन, इट विल नॉट अफेक्ट एनी फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर विच इज पास बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। उस एरर ओमिशन इरेगुलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर पे जो पास कराए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन यानी जिस कोर्ट को, जो कोर्ट अलाउड है उस केस को ट्राई करने के लिए, उस कोर्ट ने अगर कोई भी फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर पास करा है वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, किस कारण से, कोई भी एरर ओमिशन या अगर इरेगुलरिटी है कंप्लेन में संबंध में वारंट प्रोक्लेमेशन ऑर्डर या जजमेंट या अदर प्रोसीडिंग में इन ट्रायल या इन कमेंसिंग अ प्रोसिक्यूशन। उसके बाद बोले डिफेक्ट इन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन नंबर 251, अगर डिफेक्ट होता है इन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन नंबर 251 जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए, 251 में हमने क्या पढ़ा, आपको नोटिस देना होता है अक्यूज्ड को, उस केस में क्या होगा, सच
as a mere omission to state the particulars of an offense to an accused. Such defect cannot be constituted to be fatal to the case, and it is not an illegality to vitiate the trial provided no prejudice can be shown to have been caused to the accused. तो अगर particulars state नहीं करे गए, ठीक है, और उससे कोई prejudice cause नहीं हो रहा है accused को, तो केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल कंप्लीटली क्या होगा, वैलिड रहेगा, वो विशिएट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. सो अगर डिफेक्ट होता है इन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन नंबर 251, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल के ऊपर, वो कंप्लीटली वैलिड होगा, प्रोवाइडेड आप ये शो कर दो कि कोई प्रेजुडाइज कॉज नहीं होगा अक्यूज्ड को. और उसके बाद बोले दिस विल नॉट रेस्क्यू अ प्रोसिक्यूशन विच इज वॉइड एब इनिशियो. ये जो प्रोटेक्शन 465 का है इफेक्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट के अंदर जो लिखा है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन की एरर ओमिशन इरेगुलरिटी के बाद भी ट्रायल जो है आपका सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा. ये कब नहीं हो सकता ऐसा, जब कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि कंप्लीटली इनवैलिड या इलीगल है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही अगर वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड एब इनिशियो नॉट वैलिड, तो 465 में वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो इनवैलिड ही मानी जाएगी. तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे केस लॉ आ सकता है, इसलिए इस पे मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूं. विल नॉट रेस्क्यू अ प्रोसिक्यूशन विच इज वॉइड एब इनिशियो. 465 में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा उस प्रोसिक्यूशन के लिए जो कि वॉइड एब इनिशियो है, यानी इनवैलिड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. इसके बाद दिया है फर्निशिंग कॉपी ऑफ कंप्लेंट टू द अक्यूज्ड, जिसमें बोला है जहां पे भी कंप्लेंट राइटिंग में करी गई है, हर एक सम्मन और वारंट जो इशू करा जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 204 शुड अकम्पनी अ कॉपी ऑफ दैट कंप्लेंट, जिससे कि अक्यूज जब अपेयर होगा कोर्ट में टू आंसर दी समन, उसको एक फेयर आइडिया मिल जाए केस का. देन उसके बाद फ्रेमिंग चार्ज में लिखा है सम्मन प्लस वारंट अगर है तो प्रोसीजर ऑफ वारंट केस जो है वो फॉलो करा जाएगा. तो अगर सम्मन केस भी है वारंट केस भी है दोनों, तो उस केस में वारंट केस का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करा जाएगा. देन उसके बाद में कैन डिफरेंट ऑफेंसेस बी क्लब्ड इन अ सिंगल ट्रायल. इसमें सेक्शन नंबर 220 सबसेक्शन 1 में बोला है कि सिंगल ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस अलाउड है. Series of acts so connected together as to form the same transactions, more offenses than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every offense. तो अगर एक ही व्यक्ति ने करे हैं एंड इस तरीके से करें कि दे फॉर्म दी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, उस केस में एक ही ट्रायल में सेवरल ऑफेंसेस को जो है ट्राई करा जा सकता है. उसके बाद एक केस लॉ था इसमें मदन गोपाल दे एंड अनादर वर्सेस स्टेट एंड अनादर का. इसमें बोला था सेवरल ऑफेंसेस आर कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. सेम ट्रांजैक्शन का मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड पर्पस एंड रिलेटेड टुगेदर इन पॉइंट ऑफ पर्पस और एज कॉज एंड इफेक्ट. तो अगर सेवरल ऑफेंसेस कमिट करे गए इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेक्शन नंबर 235 ऑफ सीआरपीसी वुड ऑथराइज देयर जॉइंडर फॉर द पर्पस ऑफ सिंगल ट्रायल. तो ये केस लॉ भी आप कोट करके आ सकते हो जब आपको ये चीज पूछी गई है कि कैन डिफरेंट ऑफेंसेस बी क्लब्ड इन अ सिंगल ट्रायल. केस लॉ का नाम क्या है, मदन गोपाल देन अनादर वर्सेस स्टेट एंड अनादर. सेक्शन नंबर इज 220. एग्जाम्पल इसका जो है वो दिया हुआ है, फेल टू होल्ड द एजीएम एंड फेल टू प्लेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द पीएनडल्स एट द मीटिंग. तो ये जो है ये दोनों ऑफेंसेस को जो है सेम ट्रायल में जो है सुना जा सकता है, ठीक है. तो फेल टू होल्ड एजीएम एंड फेल टू प्लेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पीएनडल एट द मीटिंग. देन उसके बाद सेक्शन नंबर 239 में लिखा है परमिट्स द जॉइंडर एट सेम ट्रायल ऑफ पर्संस. तो ऊपर हम बात कर रहे थे जॉइंडर ऑफ ऑफेंस सेम ट्रायल में, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जॉइंडर एट सेम ट्रायल ऑफ पर्संस अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो एक से ज्यादा अगर लोगों ने कमिट करा है और कोई भी ऑफेंस कमिट करा है एंड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन करा है, तो उन सब पर्संस को जो है एक ही ट्रायल में ट्राई करा जा सकता है, राइट. तो परमिट्स जॉइंडर एट सेम ट्रायल ऑफ पर्संस अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. देन डायरेक्टर प्लस कंपनी है तो जॉइंटली ट्राई करा जा सकता है. लर्नेड मैजिस्ट्रेट कैन नॉट बी सेड टू हैव फॉलन इनटू एन एरर ऑफ लॉ इन केसेस एट सेम ट्रायल. ये बिल्कुल अलाउड है. ये पूरा जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि कैन डिफरेंट ऑफेंसेस बी क्लब्ड इन अ सिंगल ट्रायल. सेक्शन नंबर 220 एंड सेक्शन नंबर 239 और मदन गोपाल देन अनादर वर्सेस स्टेट एंड अनादर का केस लॉ. उसके बाद एडमिशन ऑफ गिल्ट का पॉइंट दिया. एडमिशन ऑफ गिल्ट वाले पॉइंट में बोला अंडर सेक्शन नंबर 252 ऑफ सीआरपीसी इफ अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शुड रिकॉर्ड द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड to the extent possible in words used by the accused. जितना हो सके जो भी वर्ड्स अक्यूज ने यूज करे हैं उसी में आप रिकॉर्ड करोगे. एंड द मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज. और अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है. मैजिस्ट्रेट के पास में डिस्क्रिप्शन है कि अक्यूज ने गिल्टी प्ली कर दिया, उसके बाद में उसको कन्विक्ट करना है या नहीं करना है, ये कॉल किसका है, मैजिस्ट्रेट का. एग्जैक्ट वर्ड्स रिकॉर्ड करने हैं. नंबर ऑफ अक्यूज अगर हैं तो प्ली ऑफ ईच ऑफ देम शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली आफ्टर ईच वन हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द अक्यूजेशन. आपको हर एक की प्ली जो है वो सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है. जॉइंटली मेकिंग एन एडमिशन ऑफ गिल्ट इज बैड इन लॉ.
ठीक है, जॉइंटली अगर आप एडमिशन कर रहे हो गिल्ट का तो वो वैलिड नहीं माना जाता है लॉ में। तो इसीलिए अगर एक ही आपने प्ली जो है वो रिकॉर्ड करी सबके लिए, नंबर ऑफ अक्यूज के केस में अगर एक ही प्ली आप जो है गिल्ट की रिकॉर्ड कर रहे हो सभी जितने भी अक्यूज है उनके लिए, वो बैड इन लॉ होगा, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं माना जाएगा। इसीलिए हर एक की प्ली जो है वो सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। देन इफ फैक्ट्स मेंशन्ड इन द चार्ज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो भी चार्ज में फैक्ट्स मेंशन करेगा अगर उससे कोई भी ऑफेंस नहीं सामने आ रहा है, कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, तो अक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑन मेयर प्ली ऑफ गिल्टी। अगर सिर्फ उसने गिल्टी प्ली कर दिया इस बेसिस पे आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। कब? जब चार्ज में जो भी फैक्ट्स वगैरह मेंशन करे गए दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Then the magistrate has the discretion to accept or not to accept the plea of guilty. Section 255 subsection 2 में लिखा है, if magistrate accepts the plea of guilty and convict the accused person, he shall pass sentence on him according to the law unless he proceeds in accordance with provision under section number 325 या 360 of CRPC। तो अगर वो accused पर्सन को कन्विक्ट करता है तो उसको जो भी लॉ के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है वो पास करना पड़ेगा, लेकिन तब नहीं करना जब वो 325 या 360 के अंदर क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो इसके बाद में मैजिस्ट्रेट जो है वो रिलीज कर सकता है अक्यूज को अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। 325 ऑफ सीआरपीसी जिसका रेफरेंस अभी ऊपर आया था उसमें क्या लिखा है कि मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, अगर अक्यूज्ड गिल्टी है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास अ पनिशमेंट व्हिच इज एप्रोप्रिएट फॉर द ऑफेंस। तो जो भी मैजिस्ट्रेट है उसने ये फाउंड कराई कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है, बट वो मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू पास अ पनिशमेंट appropriate for the offense, उस केस में he is supposed to submit the entire proceedings to the चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एंड 360 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू रिलीज अ कन्विक्टेड अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, अगर उसका कंडक्ट अच्छा है तो उस पर वो उसको रिलीज कर सकता है। तो अगर 325 या 360 में आप प्रोसीड कर रहे हो तो जो उसमें रिस्पेक्टिव लिखा है वो आप करोगे, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो जो भी लॉ के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है वो आपको जो है देना पड़ेगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है प्ली ऑफ गिल्टी विदाउट अपेयरिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट। इसमें लिखा है पैटी केसेस में पॉसिबल है कि अक्यूज जो है वो एडमिट कर ले गिल्ट विदाउट पर्सनल अपीयरेंस। इफ अक्यूज्ड वांट्स टू प्लीड गिल्टी विदाउट अपेयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, अक्यूज्ड इंटीमेट कर सकता है अपनी प्ली टू द मैजिस्ट्रेट थ्रू अ लेटर एंड रेमिट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन समन। मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन। एंड प्लीडर अगर गिल्टी प्ली करता है ऑन अक्यूज बिहाफ, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द प्लीडर। जैसे अक्यूज्ड अगर कर रहा था तो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द अक्यूज्ड रिकॉर्ड करने थे, वैसे अगर प्लीडर कर रहा है अक्यूज्ड के बिहाफ पे तो भी प्लीडर के जो भी एग्जैक्ट वर्ड्स है वही मैजिस्ट्रेट को जो है वो कोशिश करना है कि वो रिकॉर्ड करे। देन उसके बाद डिनायल ऑफ ऑफेंस में बोला है वंस डिनायल मैजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जो है वो दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 254। तो अगर डिनाई कर दिया गया, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं करा है ऑफेंस, उसने डिनाई कर दिया अक्यूज ने ऑफेंस कि नहीं मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं करा है, तो मैजिस्ट्रेट को फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनना पड़ेगा और प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जो है वो अंडर सेक्शन नंबर 254 उसको कंसिडर करना पड़ेगा। देन हियरिंग द प्रोसिक्यूशन में लिखा है 254 ऑफ सीआरपीसी में, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल द एविडेंस इन प्रोसिक्यूशन सपोर्ट एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज्ड एंड टेक ऑल द एविडेंस इन हिज डिफेंस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये उसको कब करना पड़ेगा, कब ड्यूटी है मैजिस्ट्रेट की, मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड व्हेन ही प्लीड्स गिल्टी अंडर सेक्शन नंबर 252 या 253। जब उसने कन्विक्ट करा है, जब जब अक्यूज ने गिल्टी प्ली करा है तब मैजिस्ट्रेट ने उसको कन्विक्ट नहीं करा, और दूसरा अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी। इन दोनों ही केसेस में इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल द एविडेंस एंड आल्सो टू हियर द अक्यूज्ड एंड टेक ऑल द एविडेंस इन हिज डिफेंस। Then can a person be prosecuted again for the same offense? Section number 300 of CRPC, इसमें ये बोला है कि सेक्शन नंबर 300 ऑफ सीआरपीसी प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस अगेन। प्री रिक्विजिट है इस प्रोटेक्शन का, सेक्शन नंबर 300 में जो प्रोटेक्शन आपको दी है इसका प्री रिक्विजिट है कि कन्विक्शन या अक्यूटल हुआ हो प्रायर ऑफेंस के अंदर, कन्विक्शन या अक्यूटल हुआ हो प्रायर ऑफेंस के अंदर। उसके बाद केरला हाईकोर्ट ने भारत प्लाईवुड एंड टिम्बर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनादर वर्सेस आरओसी एंड अनादर के केस में यह हेल्ड करा था कि कन्विक्शन और अक्यूटल कॉम्पिटेंट कोर्ट ने करा हो तो पर्सन को ट्राई नहीं कर सकते ऑन सेम फैक्ट्स फॉर द ऑफेंस फॉर ही वाज ट्राइड अर्लियर और फॉर एनी ऑफेंस अराइजिंग देयर फ्रॉम प्रायर प्रोसिक्यूशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन जो है इट शुड बी फॉर द सेम ऑफेंस। एंड जो भी सब ट्रायल है ऑफ ऑफेंस वो यानी जो भी सब्सिक्वेंट ट्रायल है ऑफेंस का वो सेम फैक्ट्स पे होना चाहिए। सेम फैक्ट्स का मतलब हो गया कि एविडेंस इन फर्स्ट केस सपोर्टेड द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस चार्ज इन द सेकंड केस ऑल्सो। अगर ऐसा होता है तो वो सेम फैक्ट्स पे ऐसा माना जाएगा। तो केरला हाईकोर्ट ने क्या चीज बोली कि
भारत प्लाईवुड एंड टिम्बर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर इन आरओसी एंड अनदर के केस में कन्विक्शन और अक्यूटल बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पर्सन को ट्राई नहीं कर सकते ऑन सेम फैक्ट्स फॉर द ऑफेंस फॉर ही वाज ट्राइड अर्लियर और फॉर एनी ऑफेंस अराइजिंग देयर फ्रॉम प्रायर प्रोसिक्यूशन और सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन जो है वो सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, और जो भी सब्सिक्वेंट ट्रायल है ऑफेंस का वो सेम फैक्ट्स पर होना चाहिए। और सेम फैक्ट्स का मतलब क्या है, एविडेंस इन फर्स्ट केस सपोर्टेड द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस चार्ज इन सेकंड केस ऑल्सो। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज समनिंग ऑफ विटनेसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें लिखा है सेक्शन नंबर 254 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू समन्स टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। A magistrate is not bound to issue the process to compel the attendance of any witness either on application of complainant or the accused. A very important point कि magistrate is not bound to do this. Magistrate cannot refuse to examine a witness. तो अगर एक बार आ जाता है विटनेस तो आपको उसको एग्जामिन तो करना ही, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऊपर क्या बोले कि मैजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं है टू इशू द प्रोसेस टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, कि नई विटनेस को जो है बुलाई जाए, उसको कंपेल करा जाए आने के लिए। ऐसा करने के लिए मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, इट्स कंप्लीटली द कॉल ऑफ द मैजिस्ट्रेट। लेकिन एक बार अगर विटनेस जो है वो आ जाता है कोर्ट में तो उसको एग्जामिन करना इज मस्ट फॉर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता टू एग्जामिन अ witness. Then, as per section number 254, subsection 3, magistrate may, before summoning any witness in pursuance of an application as aforesaid, direct that the reasonable expense of the witness incurred in attending for the purpose of trial be deposited in कोर्ट। तो जो भी खर्चा आया उस विटनेस को अटेंड करने के लिए वो डिपॉजिट करा जाए कोर्ट के अंदर, ऐसा जो है मैजिस्ट्रेट बोल सकता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का पॉइंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वाले पॉइंट में बोला है सेक्शन नंबर 273 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स एविडेंस टू बी टेकन इन अक्यूज्ड प्रेजेंस। अक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही एविडेंस जो है वो लिया जाए। अगर उसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस कर दिया गया तो एविडेंस कैन बी टेकन इन प्लीडर्स प्रेजेंस, जो भी अक्यूज्ड का प्लीडर है उसकी प्रेजेंस में लिया जा सकता है। भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड एंड अदर्स के केस में यह हेल्ड करा गया था कि एविडेंस जो है वो अक्यूज्ड के प्रेजेंस में लिया जाना चाहिए। एब्सेंस में भी अलाउड है, लेकिन काउंसिल जो है यानी जो प्लीडर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इफ प्रोग्रेस ऑफ ट्रायल कैन बी अचीव्ड इवन इन एब्सेंस तो कोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकता है अक्यूज्ड का एब्सेंस भी। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 274 सीआरपीसी में लिखा है कि इन ऑल दी सम्मन्स केस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ सम्मन्स केस की बात कर रहे हैं, सभी सम्मन्स केस में मैजिस्ट्रेट जो है वो as examination of each witness proceeds make a memorandum of substance of his evidence in the language of court। तो उसको एक memorandum of substance बनाना है evidence का language of the court में। जैसे जैसे मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करता जा रहा है विटनेसेस को वैसे वैसे वो मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस जो है एविडेंस का इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट तैयार करता जाएगा। इफ ही इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम हिमसेल्फ ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी cause such memorandum to be made in writing or from his dictation in open court। Then such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form the part of record। तो ये चीज आपको याद रखना है रिकॉर्डिंग एविडेंस के अंदर। देन उसके बाद में भी अब आर्ग्यूमेंट्स, यस इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में 279 ऑफ सीआरपीसी जो इसमें बोला, इफ अक्यूज्ड इज प्रेजेंट and if he is unable to understand the language in which any evidence is given, magistrate should ensure that evidence is interpreted in open court in the language understood by the accused। इस पे भी आपको केस लॉ आ सकता है, ठीक है, बिकॉज पास्ट ईयर पेपर्स में ऐसा हुआ है कि वो कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स पे केस लॉ पूछ लेते, तो इस पे भी आ सकता है कि अक्यूज जो है वो प्रेजेंट है बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच द एविडेंस हैज बीन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। तो क्या होगा अब, तो इसमें क्या बोला गया, मैजिस्ट्रेट को यह इंश्योर करना है कि एविडेंस को इंटरप्रेट करा जाए ओपन कोर्ट में उस लैंग्वेज में जो कि अक्यूज को समझ में आती है। देन उसके बाद 280 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग द डिमीनर ऑफ द विटनेस, यानी कि विटनेस जो भी बोल रहा है उसके रिमार्क्स को मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना है, राइट। देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन में बोला है सेक्शन नंबर 314 ऑफ सीआरपीसी में, प्रोसिक्यूटर शुड सबमिट हिज आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड बिफोर एनी अदर फर्दर स्टेप इज टेकन इन द प्रोसीडिंग्स। तो प्रोसिक्यूटर को कब सबमिट करना है अपने आर्ग्यूमेंट, एक बार कंक्लूजन हो गया प्रोसिक्यूशन एविडेंस का एंड बिफोर एनी अदर फर्दर स्टेप इज टेकन इन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो वो अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह है वो सबमिट करेगा। देन पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड के अंदर बोला है सेक्शन नंबर 313 में, देयर विल बी एन एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड so that accused unable to explain personally any circumstances appearing in evidence against him, then court may examine the accused by questioning him at any stage without previously warning the accused, and court shall put such question to the accused generally on the case after examination of the witness for prosecution and before the accused is called on for his डिफेंस। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अक्यूज का एग्जामिनेशन जो है वो
करा जाएगा, क्यों करा जाएगा, जिससे अक्यूज जो है वो एक्सप्लेन कर सके पर्सनली कोई भी सर्कमस्टांसेस जो कि अपियर हो रहे हैं एविडेंस अगेंस्ट हिम, जो कि प्रोसिक्यूशन ने क्या करा है अक्यूज के खिलाफ पेश करा है। एंड कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर सकता है अक्यूज को, उसको क्वेश्चन करके किसी भी स्टेज पे बिना उसको पहले बताए कि हम आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने वाले हैं। एंड कोर्ट शैल नॉट पुट सच क्वेश्चंस टू द अक्यूज जनरली ऑन द केस आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड बिफोर द अक्यूज्ड इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस। तो कब जो है ये पर्सनल एग्जामिनेशन या ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे अक्यूज से, जनरली ऑन द केस आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूशन, एक बार विटनेसेस जो है प्रोसिक्यूशन के उनका एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद में, एंड बिफोर अक्यूज्ड इज कॉल्ड ऑन फॉर हिज डिफेंस, उसको अपने डिफेंस में कोई भी पॉइंट रखने देने के पहले बीच में ही क्या होगा एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज जो है वो कर लिया जाएगा। देन उसके बाद पर्सनल अटेंडेंस अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है टू डिस्पेंस द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड को कोर्ट जो है वो डिस्पेंस भी कर सकता है अगर पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज्ड की रिक्वायर्ड नहीं है तो। Hearing of accused, a very important point. After the personal examination of the accused, magistrate shall hear the accused. So this is mandatory for the magistrate. Magistrate को सुनना ही है accused की बात and take all such evidence as he produces in his defense. Accused should be heard on every circumstance appearing in evidence against him. Accused must be examined under this section to ascertain whether he offers to produce the defense or not after the entire prosecution evidence was एड्यूस। तो अक्यूज को एग्जामिन करा जाएगा अंडर दिस सेक्शन ये सर्टेन करने के लिए कि वो कोई डिफेंस रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता आफ्टर द एंटायर प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाज गिवन। एंड फेलियर टू हियर द अक्यूज, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेलियर टू हियर द अक्यूज अमाउंट्स टू अ फंडामेंटल एरर इन अ क्रिमिनल ट्रायल, बिकॉज ये मैजिस्ट्रेट को करना ही करना है कि आपको अक्यूज की बात सुननी है। तो अगर आप अक्यूज की बात नहीं सुनते हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो वो फंडामेंटल एरर माना जाएगा क्रिमिनल ट्रायल में, एंड इट इज एन एरर दैट कैन नॉट बी क्योर्ड अंडर सेक्शन नंबर 465 ऑफ सीआरपीसी। 465 ऑफ सीआरपीसी जो हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी है तो उसके कारण जो भी आपका ट्रायल होता है वो विशिएट नहीं होता है, ठीक है, वो वैलिड रहता है। वो जो हमने सेक्शन पढ़ा था 465 उसमें किस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा, अगर आप फेल हो जाते हो अक्यूज को सुनने में, अगर आप अक्यूज को फेल हो जाते हो सुनने में तो उस केस में जो भी आपका ट्रायल है वो विशिएट माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, फंडामेंटल एरर माना जाएगा इन द क्रिमिनल ट्रायल। तो ये केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 465 के साथ मिला करके जो है केस स्टडी बनाई जा सकती है इस पॉइंट को लेकर के, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। उसके बाद में बोले आफ्टर क्लोजर ऑफ द डिफेंस एविडेंस अक्यूज जो है वो सबमिट कर सकता है अपने आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद पावर ऑफ द कोर्ट टू समन द विटनेस या एग्जामिन, इसमें बोला एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल कोर्ट के पास पावर है टू समन एनी पर्सन एज अ विटनेस, एग्जामिन एनी पर्सन हु इज इन अटेंडेंस, जो वहां पर प्रेजेंट है अटेंडेंस में, दो नॉट समन, ठीक है, तो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जो अटेंडेंस में है, चाहे उसको समन करा गया हो या ना करा गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज वो अटेंडेंस में है तो उसको बुलाया जा सकता है। देन कोर्ट हैज द पावर एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल टू रिकॉल एंड री एग्जामिन अ पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड, वापस से भी बुलाया जा सकता है। अबव पावर्स ऑफ कोर्ट जो है ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। देन उसके बाद इशू ऑफ समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग, इसमें बोले वियर एनी कोर्ट और अ प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर्स प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी, तो कोर्ट को लगता है कि यार प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग जो है वो नेसेसरी या डिजायरेबल है फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी, कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है सम्मन, और प्रॉपर ऑफिसर में इशू अ रिटर्न ऑर्डर टू एनी पर्सन हु इज बिलीव टू बी इन पोजीशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट और थिंग रिक्वायरिंग हिम टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट और थिंग, और उसको बोला जाएगा कि आपको वो चीज क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। देन उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस समथिंग विच विल बी इंक्रिमिनेटिंग हिम, जो कि उसी के अगेंस्ट होगा, आप उसको कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो। देन दिस लिमिटेशन कैन बी ट्रेस्ड टू आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस। एक केस लॉ इसमें बताया, न्यूटेक एग्रोज लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस चंद्रमोहन राव एंड अनदर, if company established exactly the fact that unclaimed or unpaid dividend amount had in fact been transferred to a special account as required under section number 205, जो ये कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दे रहे हैं, तो अगर कंपनी ने स्टैब्लिश कर दिया कि जो भी अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड का अमाउंट है वो उन्होंने स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है एज पर द कंपनीज एक्ट, द कंपनी डिस्चार्जेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज नो मोर लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। कंपनी ने अपनी जो भी ऑब्लिगेशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको डिस्चार्ज कर दिया है और वो किसी भी और चीज के लिए जो है लायबल नहीं है, इंक्लूडिंग पनिशमेंट। Then court also held that burden of establishing that company took all the requisite steps is on the company itself. सम्मन जो है वो कैंसिल कर दिए गए, कंपनी डिडंट ओपन द अकाउंट, गिल्ट नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नथिंग सेज टू ओपन द अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो भी अदर मतलब जो भी
दूसरी पार्टी थी, उसका कहना यह था कि यार उन्होंने स्पेशल अकाउंट ओपन नहीं करा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पर्टिकुलर बैंक में ओपन करना है अकाउंट, रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है। तो क्योंकि कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हुआ कंपनी के अगेंस्ट, उस केस में सम्मन जो इशू कर गए थे वो कैंसिल कर दिए गए। ऑलवेज ओपन है पेटिशनर के लिए टू स्टैब्लिश दैट सच ए स्पेशल अकाउंट वाज ओपनड इन सम अदर ब्रांच, right? So this is again a very important case law, Newtech Agros Limited and others versus CH Mohan Rao and another. Then prosecution of officers of public sector undertakings, again a very important section, section number 197 of CRPC. इसमें बोला है sanction of appropriate government is required to take the cognizance of any offence which is allegedly committed by a person who at the time of commission of the offence was employed by central government या state government and not by the agency or instrumentality of the central government या state government. So they are actually working with the central government या state government. तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद हदी राजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनादर के केस में ये बोला कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट अराइजेस इज सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द ऑफिसर्स ऑफ पीएसयूज और गवर्नमेंट कंपनी। एससी ने ये बोला अक्यूज शुड बी पब्लिक सर्वेंट हु कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। अक्यूज्ड एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते ऑफिस से एक्सेप्ट बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एन ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड व्हाइल सच पब्लिक सर्वेंट हैड बीन गिल्टी और पर्पटिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो बेसिकली पीएसयूज या गवर्नमेंट कंपनी के जो भी ऑफिसर्स वगैरह है वो यहाँ पे कवर नहीं है, ठीक है, बिकॉज उनको रिमूव करने के लिए ऑफिस से आपको सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एससी ने बोला था एस धनाव वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के केस में कि 197 इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जज और अ मैजिस्ट्रेट और अ पब्लिक सर्वेंट हु इज डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय एनी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। SC held protection by way of section number 197 is not applicable to the officers of government company or PSUs even when such public undertaking are state within article 12 of constitution. So though they are covered under the meaning of state under article 12, still PSUs और गवर्नमेंट कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। 197 के अंदर जो बोला है कि सैंक्शन आपको लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, लेकिन एक कॉन्ट्रैरी इसमें एक जो है पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है उसने आंध्र प्रदेश स्टेट एसेंशियल कमोडिटीज कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी के केस में क्वाश करते हुए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 220 ऑफ द एक्ट against the director of a PSU on the ground that necessary sanction for prosecuting the director under 197 of CRPC has not been obtained। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला है वो भी बताया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला है वो भी बताया। उसने ये बोला है कि 197 के अंदर जो लिखा हुआ है कि सैंक्शन लेना पड़ेगा, आपको सैंक्शन जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर आप किसी भी डायरेक्टर को ऑफ द पीएसयू क्या करना चाहते हो, प्रोसिक्यूट करना चाहते हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो अलग है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको दोनों सिनेरियोज जो है वो लिख करके आ जाने कि इफ वी गो बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, तो 197 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि सैंक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड इफ वी गो बाय द जजमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट तो सैंक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो आप दोनों ही ओपिनियन जो है वहां पर मेंशन करके आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद में आता है अक्यूटल और कन्विक्शन। इसमें बोला है कि ट्रायल प्रोसीजर टर्मिनेट्स विद द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इफ मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड फॉर डिफेंस एज ही मे ऑन हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड फाइंड्स कि अक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, he shall record an acquittal order। And when the prosecutor asks the court assistance for securing the attendance of witnesses, the court cannot refuse to take these steps for securing the attendance of witnesses, pass the order of acquittal on the ground that case fails for want of evidence। in case evidence वगैरह नहीं है तो obviously ऑर्डर ऑफ अक्यूटल जो है वो पास करा जा सकता है ऑन द ग्राउंड की केस फेल हो जाता है फॉर वांट ऑफ एविडेंस। बट इफ प्रोसिक्यूशन डिड नॉट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू प्रोड्यूस द विटनेस or ask the court to give them time to do the same or to issue fresh summons, the court was not bound to fix another date। उस केस में कोर्ट जो है उसको हियरिंग की अनदर डेट जो है वो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। एंड मैजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ अक्यूटल अंडर 255 इफ नो एविडेंस टू होल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी। और मैजिस्ट्रेट उस केस में क्या कर सकता है, अक्यूटल का ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है अक्यूटल और कन्विक्शन के अंदर।
उसके बाद बोला है कन्विक्शन विदाउट बीइंग चार्ज, इसमें बोला है कि कोई भी फॉर्मल चार्ज आपको फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है समन्स केस में. डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस विल बी अवेलेबल इन द कंप्लेंट और समन्स. देन 255 सबसेक्शन 3 में लिखा है मैजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट एन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इफ ही इज कन्विंस्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एडमिटेड और प्रूव्ड that accused appears to have committed the said offense. तो अगर ये पता चल रहा है फ्रॉम द फैक्ट्स एडमिटेड और प्रूफ कि अक्यूज जो है उसने कमिट करा है said offense, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट जो है वो कन्विक्ट कर सकता है अक्यूज को ऑफ एनी offense. Then as such a person accused of a particular offense triable as a summons case can be convicted of a totally different and unconnected offense. तो क्योंकि आपको कोई भी फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है समन्स केस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस आप उसको रिटर्न में जो है नहीं लिख रहे हो, राइट. तो क्योंकि ऐसा है इसके कारण आप किसी और ऑफेंस के लिए भी अक्यूज को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. जब किसी एक ऑफेंस को लेकर के समन्स केस जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो उसी दौरान किसी और ऑफेंस के लिए भी आप उसको ट्राई कर सकते हो बिकॉज कोई भी फॉर्मल चार्ज जो है वो हम फ्रेम नहीं कर रहे हैं. एंड मैजिस्ट्रेट शुड फॉर्म एन ओपिनियन दैट अक्यूज्ड वुड नॉट बी प्रेजुडाइज्ड. बस यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को ये ओपिनियन फॉर्म कर लेना है कि इससे कुछ भी जो अक्यूज्ड है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है. तो दिस विल नॉट बी बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है. सो कन्विक्शन विदाउट बीइंग चार्ज, ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है. देन इफेक्ट ऑफ नॉन अपेयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, इसमें बोला है 256 ऑफ सीआरपीसी, सम्मन अगर इशू करा गया ऑन अ कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू ऑन विच हियरिंग में बी एडजर्न्ड, कंप्लेनेंट जो है वो अपेयर नहीं होता है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स ले सकता है. क्या क्या कर सकता है मैजिस्ट्रेट? अक्यूट कर सकता है अक्यूज्ड को, एडजर्न कर सकता है केस को टू एनी अदर डे, या डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसीड विद द केस. 256 सबसेक्शन 2 में लिखा है अबव प्रोविजंस कंटेन्ड इन 256 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई टू केसेस वेयर नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ड्यू टू हिज डेथ. तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, एक तो ये है कि वो जानबूझ करके नहीं आया, दूसरा है कि डेथ हो जाती है उसकी, डेथ के केस में भी मैजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है? छोड़ सकता है अक्यूज्ड को, एडजर्न कर सकता है केस टू एनी अदर डे, या डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसीड विद द केस. देन उसके बाद आता है नॉन अपेयरेंस ऑफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ कंप्लेनेंट विच इज अ कंपनी. तो यहाँ पे बोला है कि केरला हाईकोर्ट इन फैल्कन टायर्स लिमिटेड वर्सेस मोहन राजन held that magistrate has the jurisdiction to acquit the accused due to the absence of the complainant, which is a juristic person and which will have to be represented only by a natural person. Court rejected the contention that complainant is a juristic person and such complainant cannot be physically present in court because obviously that person will be represented by a natural person जो उसके behalf पे क्या होगा, physically present होगा court के अंदर, and hence no possibility of complainant being absent. Then Supreme Court in Associated Cement Company Limited versus Keshwanand held magistrate has power to acquit the accused if complainant fails to appear, and said power would include the absence of corporeal person representing the incorporeal complainant, and hence the provision is applicable even to cases where complainant is a company. देन प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज्ड के लिए ये सेक्शन ऑब्वियसली बनाया गया है. एंड कोर्ट एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये लिखा है कि कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि उसको जो है अक्यूज्ड को अक्यूट करना ही पड़ेगा इफ कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, बिकॉज दूसरे एक्शंस भी लिए जा सकते हैं जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है. उसके बाद आता है विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 257 ऑफ सीआरपीसी. इसमें बोला है सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंप्लेंट में बी विड्रॉवन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट इन अ समन्स केस. तो इसमें आप कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हो, बट आप कंसेंट ऑफ द कोर्ट से ही ये कर सकते हो और आप समन्स केस में ही कर सकते हो. इसमें बोला इट परमिट्स अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल ऑर्डर. कब आप ऐसा कर सकते हो? फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले. इट पर मतलब फाइनल ऑर्डर पास हो उसके पहले. इट परमिट्स अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस टू विदड्रॉ विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड. अगर एक से ज्यादा अक्यूज्ड है, अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम भी आप कंप्लेंट जो है वो क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, प्रोवाइडेड ही सेटिस्फाइड द मैजिस्ट्रेट that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint, and magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom complaint is so withdrawn.
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंप्लेंट विड्रॉ हो सकती है लेकिन कंसेंट ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड एंड ये समन्स केस में ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पावर्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था केएम मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कि इट इज ओपन टू द अक्यूज टू प्लीड बिफोर द मैजिस्ट्रेट दैट प्रोसेस अगेंस्ट हिम ऑट नॉट टू हैव बीन इशूड। उसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। द मैजिस्ट्रेट मे ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन रिकंसिडरेशन ऑफ द कंप्लेंट that there is no offense for which the accused could be tried। मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो ड्रॉप कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो अक्यूज के खिलाफ नहीं बनता। इट इज हिज जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, अगेन दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। देन नो स्पेसिफिक प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैजिस्ट्रेट टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स, रिसेंड द प्रोसेस। ठीक है, द ऑर्डर इशूइंग द प्रोसेस इज एन इंटरीम ऑर्डर एंड नॉट अ जजमेंट, इट कैन बी वेरीड और रिकॉल। ठीक है, आप मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसको क्या कर सकता है, वेरी भी कर सकता है और रिकॉल भी कर सकता है। और क्योंकि वो वेरी और रिकॉल कर सकता है इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप भी कर सकता है। और अगर वो ड्रॉप कर देता है तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने प्रोसेस जो है उसको क्या करा है, रिसेंड करा है। ठीक है, द फैक्ट प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन इशूड इज नो बार टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स इफ द कंप्लेंट ऑन वेरी फेस ऑफ इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये फैक्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं अगर कंप्लेंट से ये दिख रहा है कि यार कोई भी ऑफेंस जो है वो अक्यूज ने नहीं करा है। उसके बाद पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस, इसमें बोला है सम्मन्स केस में जो कि इंस्टीट्यूट करे गए अदरवाइज अपॉन अ कंप्लेंट, मैजिस्ट्रेट जो है वो आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैजिस्ट्रेट यहाँ पर जो भी लिखा है वो चीज कर सकता है बट उसको पहले प्रीवियस सैंक्शन लेना है किसका, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, वो स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग्स को किसी भी स्टेज पे। वेयर प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टॉप्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस, अगर प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करा गया आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ principal witnesses, magistrate has to pronounce a judgment of the acquittal and in any other case release the accused and such release shall have the effect of, और उस रिलीज करने को हम क्या मानेंगे, डिस्चार्ज करना मानेंगे। एंड अंडर द एक्ट ऑल द केसेस विल बी इंस्टीट्यूटेड ओनली अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में तो सारी जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो सब इंस्टीट्यूट करा जाता है ओनली ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट द समन्स केस इनटू वारंट केस, 259 के अंदर बोला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ अ summons case relating to an offense which is punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months। ठीक है, तो किस समन्स केस की बात कर रहे हैं ये, जिसमें ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि ऑफेंस शुड बी ट्राइड in accordance with the procedure for the trial of a warrant case, the magistrate may do so and proceed accordingly। In case magistrate forms an opinion that case before him ought to be tried as a warrant case, अगर उसको लगता है कि यार जो भी केस उसके सामने है वो वारंट केस की तरह जो है क्या करा जाना चाहिए, ट्राई करा जाना चाहिए, he would commence the proceedings afresh, वो वापस से प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या करेगा, कमेंस कर देगा। तो ये आपको याद रखना है, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट दिस समन्स केस इनटू वारंट केस। इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस समन्स केस की हम बात कर रहे हैं, which is relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, right? उससे कम के या अप टू 6 मंथ्स के जितने भी है उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। देन कंपनसेशन फॉर अक्यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज, इसमें बोला है कि 250 के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे टू अ समन केसेस ऑल्सो, यानी समन्स केसेस पे भी एप्लीकेबल होगा। और मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर सकता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द अक्यूज्ड इफ इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो जो भी फेक प्रोसीडिंग्स होती है या गलत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाती है, ठीक है, उस केस में अक्यूज को कंपनसेशन जो है वो पे करा जा सकता है, मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है और ये संबंध केसेस में भी हो सकता है। इसके बाद दिया है फ्रेमिंग ऑफ अ चार्ज वर्सेस डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज, जिसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले के केस में द 227 सीआरपीसी जो है, ट्रायल जज required to discharge the accused if he considers that there is no ground for the proceeding against the accused। ट्रायल जज को जो है डिस्चार्ज करना पड़ेगा अक्यूज को अगर वो कंसिडर करता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं है प्रोसीडिंग का अगेंस्ट द अक्यूज। 239 ऑफ सीआरपीसी में जो है क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज टू बी ग्राउंडलेस, तब जो है अक्यूज को वो क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। एंड पावर टू डिस्चार्ज
exercisable under section number 245 subsection 1 of CRPC when the magistrate considers no case against the accused has been made out which if unrebuted would warrant his conviction. देन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था 227 एंड 239 जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर डिस्चार्ज बीइंग ऑर्डर्ड बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, लेकिन 245 जो है वो तभी आता है जब एक बार जो एविडेंस वगैरह है वो सब क्या कर लिए गए, ले लिए गए. सो रीच्ड ओनली आफ्टर द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 244 ऑफ सीआरपीसी. लीगल पोजीशन ये कि ट्रायल कोर्ट को अगर लगता है कि प्राइमा फेसी केस जो है वो बनता है तो चार्जेस जो है वो फ्रेम करे जाएंगे, और मोस्ट ऑफेंसेस समन्स केस अगर होते हैं तो उसमें क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्ज अराइज ही नहीं होता है. अक्यूज्ड में अप्लाई फॉर ड्रॉपिंग ऑफ द केस अगेंस्ट हिम एंड मैजिस्ट्रेट में ड्रॉप द प्रोसीडिंग बिकॉज समन्स केस में प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करा जा सकता है. तो मोस्ट ऑफेंसेस समन केस के नेचर के होते हैं, इसीलिए उस केस में डिस्चार्ज का जो है क्वेश्चन ही नहीं आता. अक्यूज जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकता है टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स. तो बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि 227 में, 239 में और 245 में जो आप डिस्चार्ज करते हो उसमें अंतर क्या है. सो 227 एंड 239 प्रोवाइड फॉर डिस्चार्ज बीइंग ऑर्डर्ड बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड 245 इज रीच्ड ओनली आफ्टर द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 244 ऑफ सीआरपीसी हैज बीन टेकन. राइट, सो ये आपको याद रखना है. केस का नाम क्या है, आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले. इसके बाद ये पेटिशन फॉर डिस्चार्ज, इसमें बोला कि मद्रास हाईकोर्ट ने इन केस ऑफ के सीता लक्ष्मी वर्सेस आरओसी एंड अनदर रिजेक्ट कर दिया था प्ली ऑफ पेटिशनर दैट आरओसी हैज नॉट इशूड नोटिस टू हर. तो इसमें क्या होता है, एमडी जो इसकी डेथ हो जाती है, पेटिशनर जो कि एमडी की वाइफ है ऑल्सो इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड इम्प्लीडेड एज एन अक्यूज बाय द आरओसी. सो जो भी पेटिशनर है वो फाइल करती है एप्लीकेशन अंडर 204 फॉर अ डिस्चार्ज. ग्राउंड्स उसके ये होते हैं कि नोटिस नॉट सेंट या नॉट सर्व्ड ऑन हर रादर हिज डिसीज्ड हस्बैंड and ROC picked her though there are other directors. इसमें ये हेल्ड करा गया कि for non-compliance director is also liable and ROC impleaded the petitioner not because she is the wife of MD rather she is a डायरेक्टर. तो ये वाला जो केस लॉ है ये आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है. बहुत ही सिंपल सा केस लॉ है. केस लॉ का नाम है के सीता लक्ष्मी वर्सेस आरओसी एंड अनदर. इसमें क्या हुआ था, इसमें रिजेक्ट कर दिया गया था पेटिशनर की प्ली को कि आरओसी ने उसके ऊपर नोटिस सर्व नहीं करा है, इसीलिए उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन जो है वो कोई भी जो है एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता. तो एमडी की डेथ हो जाती है, जो पेटिशनर है यानी जो एमडी की वाइफ है वो भी डायरेक्टर होती है कंपनी की और उसको इम्प्लीड कर दिया जाता है एज एन अक्यूज बाय द आरओसी. वो एप्लीकेशन फाइल करती है अंडर 204 फॉर अ डिस्चार्ज. ग्राउंड्स क्या है उसके एप्लीकेशन के कि नोटिस सर्व नहीं करा गया उसके ऊपर, रादर उसके हस्बैंड के ऊपर नोटिस सर्व करा गया और आरओसी ने उसको पिक कर लिया दो देयर आर अदर डायरेक्टर्स. लेकिन हेल्ड क्या करा गया कि नॉन कंप्लायंस के लिए डायरेक्टर लाइबल होते हैं और आरओसी ने इम्प्लीड कराए पेटिशनर को नॉट बिकॉज शी इज द वाइफ ऑफ द एमडी रादर शी इज अ डायरेक्टर. तो ऑब्वियसली उसकी जो वाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी. ये आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, पेटिशन फॉर डिस्चार्ज के अंदर. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस में लिखा है मोस्ट ऑफ द offenses are non-cognizable offenses and magistrate will not refer the case to पुलिस. पुलिस को जो है वो नहीं रेफर करेगा, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है. देन इशू ऑफ वारंट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन, इसमें बोला है कि 421 ऑफ सीआरपीसी के अंदर ऑफेंडर सेंटेंस टू पे अ फाइन एंड कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इशू अ वारंट फॉर द लेवी ऑफ अमाउंट बाय अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर. फर्दर इशू अ वारंट टू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट authorizing him to realize the amount as arrears of land revenue or movable property or immovable property or both of the defaulter. Possible to invoke the inherent power of the high court under section number 482 of CRPC for recalling a warrant. तो अगर वो वारंट को रिकॉल करवाना चाहते हो तो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है अंडर 482 उसको इन्वोक करा जा सकता है. एंड OHC जो है, ठीक है, उसने हेल्ड करा था. OHC का यहाँ पर मतलब है उड़ीसा हाई कोर्ट. उड़ीसा हाई कोर्ट ने हेल्ड करा था ऋषिकेश पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स के केस में कि नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जो है, ठीक है, वो प्लस जो डिस्ट्रेस वारंट है वो इशू करा जाता है अगेंस्ट द पेटिशनर. ठीक है, रियलाइज अ फाइन विच इज लेविड ऑन द कंपनी ऑफ विच ही वाज एमडी. ऐसा क्यों करा गया, टू रियलाइज अ फाइन जो कंपनी के ऊपर लेवी करा गया था, ठीक है, जिसका कि वो एमडी था. तो बेसिकली हम वारंट इशू कर रहे हैं अगेंस्ट द एमडी इन ऑर्डर टू रिकवर द फाइन विच वाज लेविड ऑन द कंपनी. इसमें हेल्ड ये करा गया कि फाइन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द कंपनी एंड इट इज द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे द सेम. हाई कोर्ट ने फर्दर हेल्ड करा दैट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. लाइबिलिटी कंपनी की है तो रियलाइजेशन ऑफ फाइन भी कंपनी से ही कर सकते हैं. लीगल ड्यूज अगर कंपनी के हैं तो
आप अटैच कर सकते हो किसके असेट, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के असेट्स ही आप अटैच कर सकते हो और उसी से रिकवरी कर सकते हो, नॉट बाय पुटिंग द एमडी और एडिशनल डायरेक्टर इन प्रिजन, कंपनी इज द ऑफेंडर और डिफॉल्टर। अच्छा, इसमें यही बोला है कि नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट प्लस डिस्ट्रेस वारंट इशूड अगेंस्ट द पेटिशनर दैट इज द एमडी और एडी, दिस इज नॉट परमिसिबल जब ऑफेंस किसने करा है, कंपनी ने करा है, और लाइबिलिटी किसकी बनती है, कंपनी की बनती है। ये किसमें हेल्ड हुआ था, ऋषिकेश पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स। एंड देन एक और पॉइंट है कि डिसमिसिंग अ पेटिशन अंडर 482 विच इज दी सेक्शन जिसमें आप हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर क्या कर सकते हो, इन्वोक कर सकते हो, वारंट को वापस जो है ले लिया जाए इसके लिए। तो डिसमिसिंग अ पेटिशन अंडर सेक्शन नंबर 482 सीकिंग टू रिकॉल द वारंट इशूड अगेंस्ट पेटिशनर फॉर एलिज चीटिंग ऑफ पब्लिक एक्सेप्टिंग एंड फेलिंग टू रीपे द डिपॉजिट्स। हाईकोर्ट ने हेल्ड करा था इन एस राव वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कि पेटिशनर को अरेंज करा गया है एज अ पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड चीटिंग, इट वाज इमटेरियल वेदर द पेटिशनर वाज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और नॉट। तो मतलब वो डायरेक्टर है कंपनी का या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, बिकॉज उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के लिए क्या करा गया, लाइबल हेल्ड करा गया। तो यस, इस केस में क्या हम डायरेक्टर जो है यानी वो जो कंसर्न पर्सन है क्या उसके असेट्स को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट ऑफ फाइन या फॉर द पेमेंट ऑफ फाइन, द आंसर इज यस। बट जहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे आप उसको जो है लाइबल हेल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है पैनल प्रोविजंस एंड पर्संस लाइबल। इसके अंदर ये बोला हुआ है कि कल्पेश डागली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो केस है उसमें हेल्ड करा गया था, डायरेक्टर जो है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे तभी जब कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर जो है वो नहीं है। प्रोसिक्यूशन जो है वो अगेंस्ट एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर ही लाई करेगा, अपार्ट फ्रॉम सेक्रेटरी और कंपनी के अगेंस्ट लाई करेगा। ठीक है, और जहां पर कोई भी मैनेजेरियल पर्सनल यानी एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर नहीं है उस केस में ही जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स हैं प्रोसिक्यूशन जो है वो उनके अगेंस्ट फाइल करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कल्पेश डागली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। सो हर केस में प्रोसिक्यूशन इज नॉट फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स। देन सेकंड जो केस है वो सेकंड केस है किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें ये बोला गया कि देयर इज नो बार फॉर ट्रीटिंग मोर देन वन पर्सन एज द प्रिंसिपल ऑफिसर फॉर द इनिशिएशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो एक से ज़्यादा पर्सन को भी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो है वो माना जा सकता है। देन उसके बाद में केस लॉ दिया हुआ है एमएम शाह वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बॉम्बे का, जिसमें बोला है लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रोल वन प्लेस इन द कंपनीज अफेयर्स एंड नॉट ऑन डेजिग्नेशन और स्टेटस। अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ कि सिर्फ डेजिग्नेशन या स्टेटस से कुछ नहीं होता है, आप कंपनी के अफेयर्स में क्या रोल प्ले करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक और केस लॉ इसमें दिया है, ठीक है, और ये केस लॉ है योगेंद्र सिंह वर्सेस रणबीर शर्मा एंड अनादर का। इसमें बोला इफ अ पर्सन इज अ एमडी ऑफ कंपनी मियर फैक्ट दैट ही इज द एमडी मेक्स हिम लायबल। तो अगर एमडी है तो आप क्योंकि एमडी हो तो आप लायबल हो जाओगे, राइट। लेकिन दूसरे केसेस में अगेन मतलब एमएम शाह वाले केस में इन्होंने क्या बोला था कि लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन रोल यू प्ले इन कंपनीज अफेयर्स एंड नॉट ऑन डेजिग्नेशन और स्टेटस। बस योगेंद्र सिंह वर्सेस रणबीर शर्मा के केस में इन्होंने क्या बोल दिया कि इफ अ पर्सन इज अ एमडी ऑफ अ कंपनी मियर फैक्ट दैट ही इज अ एमडी मेक्स हिम लायबल। और एक और केस आ रहा है जिसमें बोले केस का नाम है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फूड इंस्पेक्टर एंड अनदर। इसमें बोले mere bald statement that a person was a director of a company against which certain allegations had been made is not sufficient to make such director liable in absence of any specific allegation regarding his role in the company's management। तो PepsiCo India Holdings Private Limited वर्सेस फूड इंस्पेक्टर एंड अनदर भी कुछ कुछ वही चीजें बोल रहे हैं जो एमएम शाह वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बॉम्बे के केस में बोली गई थी कि सिर्फ डायरेक्टर हो आप इसलिए आप लाइबल नहीं हो जाओगे, ठीक है, जब तक कि आपका रोल जो है कंपनी के मैनेजमेंट में क्या है वो नहीं बता दिया जाता है। देन उसके बाद स्टेट ऑफ एनसिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस राजीव खुराना के केस में बोला गया था कि कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टेट इन कंप्लेंट हाउ अ डायरेक्टर हु इज सॉट टू बी मेड एन अक्यूज वाज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, व्हाट वर हिज ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज इन द बिजनेस कंडक्ट ऑफ द कंपनी, हाउ एंड इन व्हाट मैनर ही इज रिस्पांसिबल और लायबल। तो ये आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद में ही डायरेक्टर लायबल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करा जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर यही जो है इंपॉर्टेंट टू शो में मैंने लिखा है कि हाउ अक्यूज्ड इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड हाउ हिज रोल फिट्स विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड कंप्लेंट मस्ट स्पेसिफिकली स्टेट कैटेगरी ऑफ द अक्यूज्ड हैज बीन ट्रीटेड एज ओआईडी, किस कैटेगरी में आपने अक्यूज्ड को ओआईडी माना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, और उसका क्या रोल वगैरह था वो भी आपको जो है स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो ये सारे केस लॉज दिए हुए हैं पैनल प्रोविजंस एंड पर्सन्स लायबल के अंदर। उसके बाद में डायरेक्टर एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें डाइवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस WGCDR के केस में जो है ये हेल्ड करा गया था कि नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड इन कंटिन्यूइंग विद द प्रोसिक्यूशन एज हाई कोर्ट फाउंड दैट applicant before it was only a nominee director, and she had resigned 4 years prior to the date of initiation of the winding up proceeding, and she has had no access to the records of the company and admittedly not having signed even a single document on companies। या तो जब वो नॉमिनी डायरेक्टर है उसने कुछ करा ही नहीं है तो उस केस में ऑब्वियसली हाई कोर्ट ने जो है क्या बोला कि तो कंटिन्यूइंग विद द प्रोसिक्यूशन वुड बी रॉन्ग, कोई यूजफुल पर्पस इससे सर्व होने वाला नहीं है। तो इस तरीके का केस आपको आ सकता है एग्जाम में कि नॉमिनी डायरेक्टर है, ठीक है, उसने 4 इयर्स पहले ही रिजाइन कर दिया, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, कोई डॉक्यूमेंट उसने साइन नहीं करा है, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है, तो क्या वो प्रोसिक्यूशन सही है या गलत है। तो आपको ये वाला जो केस लॉ इसका रेफरेंस देकर के बताना है कि दैट इज नॉट राइट एंड नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड इन कंटिन्यूइंग विद द प्रोसिक्यूशन। देन उसके बाद में आता है कंपनी मस्ट बी एन अक्यूज्ड, कंपनी मस्ट बी एन अक्यूज्ड में इन अनीता हाड़ा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड ये हेल्ड करा गया कि कंप्लेंट अगेंस्ट एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी मेंटेन विदाउट कंपनी बीइंग अरेंज्ड एज एन अक्यूज। तो कंपनी को भी अक्यूज बनाना पड़ेगा और जब कंपनी अक्यूज बन जाएगी उसके बाद ही जो कंप्लेंट है अगेंस्ट द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी उसको क्या करा जा सकता है, मेंटेन करा जा सकता है। उसके बाद एक और केस था, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीवी पारेख एंड अनादर। इसमें हेल्ड करा गया कि कंपनी मस्ट बी फर्स्ट एरेड एज एन अक्यूज्ड। पैनल क्लॉज स्टेट्स कंपनी एज वेल एज इट्स officer in default are liable for punishment. It is necessary to note that act presupposes that offence is committed primarily by company and officer in default are also vicariously liable for same as per the panel clause. Unless company is made liable and arranged as an accused, its OID cannot be punished. तो कंपनी को अक्यूज बनाना इज मैंडेटरी, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंपनी मस्ट बी एन अक्यूज्ड के अंदर। इसके बाद आता है कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस वाला पॉइंट। इसमें बोला है कि फर्दर पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज। मतलब नया नया जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट होता चला जाएगा जब तक आपका ऑफेंस कंटिन्यू रहता है। रॉन्ग विथ होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी एससी ने हेल्ड करा था, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड इट कंटिन्यूज अंटिल रॉन्गफुली विथहेल्ड प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द कंपनी। एक केस लॉ के अंदर ये डिसाइड करा गया था, बहुत सारे केस लॉज उसमें दिए गए, बट सारे ही केस लॉज का जो क्रक्स है वो इन 5 पॉइंट्स में जो है वो कवर हो जाता है कि फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। सबसे पहला इफेक्ट जो है ऑफेंस का शुड कंटिन्यू टू प्रिवेल फॉर एनी नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डेट ऑन विच इट्स फर्स्ट कमिटेड। Effect should be understood from the point of view of the intention of the legislation. Statute should have made compliance requirement a compulsory one कि आपको compliance करना ही पड़ेगा, तो वो कंपल्सरी होना चाहिए कंप्लायंस। एंड लैंग्वेज शुड बी गिवन द ड्यू वेट की लैंग्वेज क्या यूज हुई है। एंड पैनल क्लॉज शुड प्रोवाइड अ पेनल्टी विच इज लाइबल टू बी लेविड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो ये 5 फैक्टर्स जो है बेसिक फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो इफेक्ट ऑफेंस का कंटिन्यू होना चाहिए, इफेक्ट शुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजिस्लेशन का क्या इंटेंशन था। statute should have made the compliance requirement a compulsory one. Language should be given the due weightage and panel clause should provide a penalty which is liable to be levied during a period of continuing offense. इसके बाद आता है diverting the properties of the company। JK पालीवाल एंड श्री BK पालीवाल वर्सेस पालीवाल स्टील लिमिटेड एंड अदर्स के केस में ये फाउंड करा गया था दैट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी हैड बीन सोल्ड without any authorization by the board of director or shareholders to sell, and provisions of section have not been complied with, and in addition consideration was also inadequate। तो बेच दी गई प्रॉपर्टी, बोर्ड का भी ऑथराइजेशन नहीं लिया, ठीक है, शेयर होल्डर का भी नहीं लिया, और प्रोविजंस जो है सेक्शन के वो कंप्लाई नहीं करे गए, और इन एडिशन कंसिडरेशन भी जो लिया गया बदले में वो इनएडिक्वेट लिया गया। इट इज ऑब्जेक्शनेबल टू यूज सच पावर सिंपली और सोलीली फॉर द बेनिफिट ऑफ डायरेक्टर और merely for an extraneous purpose like maintenance or acquisition of control over the affairs of company। तो सिर्फ अगर डायरेक्टर के बेनिफिट के लिए काम करा जा रहा है या टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द कंपनी, टू एक्वायर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी ये चीज करी जा रही है, तो ये चीज गलत है।
and director are required to act on behalf of a company in fiduciary capacity and their acts and deeds for the company's बेनिफिट, और उनके जो भी एक्ट और डीड्स है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा कोई भी काम करते हैं तो जो डायरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। तो ये है डाइवर्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी जे के पालीवाल एंड श्री बी के पालीवाल एंड पालीवाल स्टील लिमिटेड एंड अदर्स। उसके बाद में डाइवर्टिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी को लेकर के केस लॉ दिया है। इसमें बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स उसने हेल्ड करा था फूडियर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शन के केस में। शन जो है वो फैक्ट्स क्या है कि शन सोल डायरेक्टर है, वो क्लियर कर देती है अपने सारे रजिस्टर्ड मॉर्टगेजेस, डायरेक्ट करती है फंड्स ऑफ $3,83,000 एंड $2,51,000 यूज करती है टू पे अप एंड डिस्चार्ज अ मॉर्टगेज ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हर डॉटर। तो अपने भी मॉर्टगेजेस क्लियर कर देती है और डॉटर के भी क्लियर कर देती है, और इतना इतना अमाउंट जो है वो कंपनी का वो यूज करती है। एससी ने हेल्ड करा कि शन वाज लायबल टू द कंपनी फॉर इक्विवेलेंट कंपनसेशन ऑफ बोथ अमाउंट्स एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस टुगेदर विद द इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, एंड डॉटर वाज आल्सो लायबल टू द कंपनी फॉर इक्विटेबल कंपनसेशन। ठीक है, जो भी 2,51,000 का अमाउंट था, $2,51,000 का जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, उसके लिए डॉटर भी जो है वो लायबल है। लाइबिलिटी ऑफ मदर एंड डॉटर वुड रन कॉन्करेंटली दैट बोथ ऑफ देम विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, दोनों ही जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। उसके बाद एक और केस है इसमें, इन सेदी वर्सेस फराह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वेयर इन अ जेवी पार्टनर हैज surreptitiously use the information acquired in the course of pursuing the JV in order to acquire the property adjacent to the JV site। तो JV site जो होती है उसके पास में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जो उसके पास आती है कब, जब वो JV साइट वगैरह जो है वो परचेस करने के लिए जाते हैं। तो इन द कोर्स ऑफ क्रिएटिंग अ जॉइंट वेंचर, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है वो उसका इस्तेमाल करता है टू परचेज अ प्रॉपर्टी और अ साइट विच इज नियर बाय द JV साइट। उस केस में क्या बोला गया, उसके खुद के एडवांटेज के लिए बेसिकली वो उस प्रॉपर्टी को लेता है विच इज एडजेसेंट टू द JV साइट। दिस कंडक्ट वाज इन ब्रीच ऑफ द फिड्यूशियरी ड्यूटी अगेन, और उसको लायबल हेल्ड करा गया था। हालांकि कोर्ट ने उसको एक अलाउंस दिया इन फेवर, एंड अलाउंस वाज डीम्ड एप्रोप्रिएट। ठीक है, और ये अलाउंस उसको क्यों दिया गया था, ये अलाउंस उसको दिया गया था क्योंकि मतलब जिस तरीके से दैट पर्सन टुक द एडवांटेज एंड टर्निंग टू प्रॉफिट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही हैड एप्रोप्रिएटेड टू इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे बेसिकली कोर्ट ने अलाउंस दे दिया था और उसको एप्रोप्रिएट माना गया, डिस्पाइट द सरप्टिशियस वे इन विच द एरेंट फिड्यूशरी हैड बिहेव्ड। दो उसने गलत तरीके से बिहेव करा, फिर भी उसको एक अलाउंस जो है वो कोर्ट की तरफ से मिला। तो बेसिकली अलाउंस का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी अमाउंट के लिए उसको लायबल ठहराया गया होगा उससे कम का अमाउंट उसको पे करना पड़ा। ये चीज आपको ध्यान रखना है सेदी वर्सेस फराह कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के केस में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन द रिवीजन ऑफ द प्रोविजन डिस्कस्ड एंड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।